एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर दो टाइप के कैरेक्टर्स दैट इज एनालिटिकल एंड सिंथेटिक कैरेक्टर्स के बारे में। जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। तो ये जो एनालिटिकल एंड सिंथेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, इनमें भी कुछ जनरल कैरेक्टर कवर होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कम्युनिटी कैरेक्टर्स की, तो ये एनालिटिकल एंड सिंथेटिक दो टाइप के होंगे, जिसमें से एनालिटिकल फर्दर डिवाइड होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होगा, फिजियोनमी होगा, फिनोलॉजी, वाइटलिटी एंड विगर, सोशियबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड लाइफ फॉर्म्स। जबकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर हम कवर करेंगे डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस, कवर। एंड सिंथेटिक कैरेक्टर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी, फिडेलिटी, डोमिनेंस, इकोटोन, एसोसिएशन इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी। तो ये सभी कैरेक्टर्स हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एनालिटिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एनालिटिकल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और मेजर किए जा सकते हैं किसी भी सैंपल के अंदर। ठीक है, इनको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है एंड इनको मेजर किया जा सकता है इन कैरेक्टर्स को। अब यहाँ पे दो टाइप के होंगे, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को ऑब्जर्व तो किया जा सकता है लेकिन मेजर नहीं किया जा सकता, जबकि क्वांटिटेटिव को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, क्वालिटी को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सैंपल, अब यहाँ पे ये जो है सैंपल प्लॉट्स या फिर ये जो सैंपल यूनिट्स वर्ड्स हैं, इनका क्या मतलब है। अब अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहां पे एनिमल्स या फिर प्लांट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर मेजर करते हैं या फिर उनको उनके कैरेक्टर्स जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं। तो उस कंडीशन में हम ऐसा नहीं कि पूरी कम्युनिटी के कैरेक्टर्स देखेंगे, हम क्या करते हैं, पूरी कम्युनिटी में से एक सैंपल लेते हैं एंड उनके अंदर, उस सैंपल के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सैंपल प्लॉट, सैंपल यूनिट हम बहुत जगह यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। पहले हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन। फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन को पहले हम फ्लो डायग्राम में समझेंगे, उसके बाद थ्योरेटिकल समझेंगे। तो फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखो, उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इनकी पीरियोडिक कलेक्शन की जाएगी। पीरियोडिक कलेक्शन का मीनिंग है टाइम टू टाइम कलेक्शन। ऐसा नहीं है कि हम उस कम्युनिटी में गए और एक बार में कलेक्ट करके ले आए और फिर उनको ऑब्जर्व और उनको मेजर कर लिया। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिक कलेक्शन करनी पड़ेगी। कि जैसे कि हमने इथनोबॉटनी के अंदर डिस्कस किया था कि जो मेथोडोलॉजीज होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजीज, उनके अंदर किसी भी फील्ड जो फील्ड सर्वे होता है उसके अंदर सबसे पहले उनको ऑब्जर्व किया जाता है, देन कलेक्ट किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, फिर उनकी इंपॉर्टेंस देखी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि वहां पे भी पीरियोडिक कलेक्शन की जाती है, यानी कि टाइम टू टाइम कलेक्शन की जाती है। क्योंकि कुछ प्लांट्स किसी टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं, किसी टाइम पे फ्रूटिंग करते हैं, किसी टाइम पे उनके न्यू लीव्स आते हैं, किसी टाइम पे उनके लीव्स फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो इस वजह से वहां पे क्या की जाती है, पीरियोडिक कलेक्शन की जाती है। तो इसकी नेक्स्ट यहाँ पे पीरियोडिक कलेक्शन की जाएगी, क्योंकि किसी टाइम पे किसी के फ्रूट्स आएंगे, किसी टाइम पे किसी के सीड्स आएंगे। नेक्स्ट स्टेप, इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, इनकी नेमिंग की जाएगी जो भी प्लांट्स हैं। Listing to note dominants, co-dominants, subdominants along with lower group like mosses, liverworts, ferns, lichens and epiphytes etc. एपीफाइट क्या होते हैं, एपी मीन्स ऊपर, फाइट मीन्स प्लांट, जो प्लांट के ऊपर ही ग्रो करेंगे उनको एपीफाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग करने के बाद यहाँ पे इनको एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। उस लिस्ट प्रिपेयर करने के टाइम पे ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये ध्यान रखा जाता है स्पेशली कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाए जाए। जैसे डोमिनेंट्स जो स्पीसीज है उनके अलग ग्रुप बनाए जाए, को डोमिनेंट के अलग, सब डोमिनेंट के अलग, और जो लोअर ग्रुप्स है जैसे मोसेस, लिवरवर्ट्स, फर्न्स, लाइकेंस, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाने चाहिए। इससे क्या होगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी स्ट्रक्चर की, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ईच स्पीसीज बिटवीन देम एंड टू देयर एनवायरनमेंट।
तो उस कम्युनिटी के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर हमें जानकारी मिल सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, जैसे वहाँ पे अलग-अलग टाइप की स्पीशीज़ पाई जा रही है, तो उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, एंड उन स्पीशीज़ का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो ओवरऑल अगर हम फ्लोरिस्टिक कंपोज़िशन के अंदर देखें, तो हम डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि अलग-अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, एंड क्या-क्या यहाँ पे अबंडेंस है उनकी। तो डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस जो है एक स्पीशीज की किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ये फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इसको अगर हम थ्योरेटिकली समझे सारे पॉइंट्स को, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसी भी कम्युनिटी के अंदर सभी प्लांट्स के। इसके बाद पीरियोडिक कलेक्शन करेंगे प्लांट्स का, उनको नेमिंग करेंगे उनकी। While preparing a list, care should be taken to note dominants, codominants, subdominant, along with the lower groups of like mosses, liverworts, ferns, lichens, epiphytes। तो ये खास तौर से यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि इन सभी की अलग-अलग लिस्ट प्रिपेयर की जाए। इसके बाद such a list is essential for the proper understanding of structure and interrelationship of each species between them and to their environment। तो इससे क्या होगा, इससे उस कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प होगी, साथ में वहाँ पे स्पीसीज का क्या इंटर रिलेशनशिप है, एंड इसके अलावा उन स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये सभी यहाँ पे पॉइंट समझने में यहाँ पे इस लिस्ट की वजह से हेल्प होगी। एग्जाम्पल के लिए मैनी प्लांट्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ सोइल, एल्टीट्यूड, माइक्रोक्लाइमेट्स, एडवर्स कंडीशन एंड डायनेमिक्स ऑफ अ कम्युनिटी। अब वहाँ पे क्या किया जा रहा है, जब वहाँ पे कलेक्शन की जा रही है, फिर पीरियोडिक कलेक्शन की जा रही है, देन उनको उनकी ग्रुपिंग की जा रही है। तो इस कंडीशन में कुछ प्लांट्स ऐसे भी नज़र आ सकते हैं जो कि किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट ग्रो करेंगे कि वहाँ पे ऐसी टाइप की सोइल है, या वहाँ पे एल्कलाइन सोइल है, वहाँ पे एसिडिक सोइल है, तो अलग-अलग टाइप के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करेंगे। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी माइक्रो क्लाइमेट क्या है वहाँ पे, एंड अगर वहाँ पे कोई एडवर्स कंडीशन नहीं आ गई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट नहीं आ गए हैं, या और कोई कंडीशन नहीं आ गई है, तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे एडवर्स कंडीशंस है, और जो कम्युनिटी की डायनेमिक्स है उसको भी यहाँ पे समझा जा सकता है। तो ये सभी फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन की हेल्प से यहाँ पे किया जाता है। Floristic composition study also provide an idea about species diversity and क्या उस कम्युनिटी के अंदर उसकी abundance है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो ये सभी फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, सेकंड कैरेक्टर आता है यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेटा का मीनिंग लेयर होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, लेयर्स पाई जाती है, इनको स्ट्रेटा बोला जाता है, एंड इन लेयर्स को स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है कि यहाँ पे अलग-अलग लेयर्स पाई जाती है, एंड ये लेयर्स कैसी होती है, वर्टिकल लेयर्स होती हैं। वर्टिकल लेयर्स होती है। जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप की लेयर्स पाई जाती है प्लांट के अंदर, एक हॉरिजॉन्टल होती है जिनको जोनेसन बोला जाता है, एक वर्टिकल होती है जिसको स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर बेसिकली यहाँ पे 5 लेयर्स हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे ऊपर यहाँ पे इमर्जेंट लेयर पाई जा रही है, ठीक है, सबसे ऊपर। फिर कैनोपी होती है, देन सब कैनोपी होती है, देन अंडर स्टोरी लेयर, एंड देन फॉरेस्ट फ्लोर होता है। अब यहाँ पे इस लेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे स्पेस कम लगा है कि यहाँ पे थोड़े स्पेस के अंदर ज्यादा प्लांट्स आ गए हैं। सेकेंड, यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है यहाँ पे कम सनलाइट पहुंचती है, इस वजह से ये जो प्लांट्स है वो शेडो टॉलरेंट प्लांट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होगा, इसको प्रोफाइल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है किसी कम्युनिटी का। वर्टिकल डिपोजिशन होती है यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट प्लांट की, कि जो भी उस कम्युनिटी के अंदर प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनकी वर्टिकल डिस्पोजिशन यहाँ पे होती है। इट रिजल्ट इन इकोनॉमी ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस तो बच जाता है, एंड इन्फ्लुएंसेस द एनर्जी फ्लक्स रीचिंग टू द ग्राउंड सरफेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सारी लेयर्स इसको ढक लेती है, तो यहाँ पे ग्राउंड सरफेस के ऊपर, फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर कम सनलाइट पहुंचने को मिलती है।
इसके बाद इट प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनकी अलग अलग फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल डिमांड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है, किसी को कम सनलाइट चाहिए होती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये जो है स्ट्रेटिफिकेशन एक डाटा प्रोवाइड करवाती है कि इस कम्युनिटी के अंदर इन प्लांट्स की क्या फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड है। इसके बाद ये जो अगर हम बात करें कि यहाँ पे लेयर के अंदर एक कैनोपी जो है ये पाई जाती है। तो कैनोपी जो होते हैं, कैनोपी फॉरेस्ट बोल सकते हैं या फिर कैनोपी ट्रीज बोल सकते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन टाइप का, एक होता है क्लोज टाइप का। ओपन टाइप के अंदर क्या होगा, बिखरे बिखरे प्लांट्स पाए जाएंगे जिसकी वजह से सनलाइट ग्राउंड फ्लोर तक अच्छे से पहुंच पाती है। लेकिन क्लोज्ड कैनोपी के अंदर क्या होता है, वो बिल्कुल एकदम घने होते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर कम सनलाइट पहुंचती है। तो ओपन के अंदर व्हेन कंसीडरेबल सनलाइट रीचेस द लोअर सरफेस, जब इस लोअर सरफेस तक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचती है तो वो ओपन कैनोपी कहलाता है। इन सच केसेस shrubs एंड अंडरस्टोरी ट्री स्ट्रेटा आर वेल डेवलप्ड। तो इस वजह से यहाँ पे जो नीचे वाले प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। क्लोज के केस में मोस्ट ऑफ द सनलाइट इज इंटरसेप्ट बाय ट्री कैनोपीज। ट्री कैनोपीज ही क्या कर लेते हैं, ज्यादातर लाइट सनलाइट ये रोक के रखते हैं। द अंडरस्टोरी प्लांट फेल टू गेट डायरेक्ट सनलाइट, इस वजह से इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पाती है। कंसिक्वेंटली द लोअर स्ट्रेटा इज कंप्राइज्ड ऑफ शेड टॉलरेंट स्पीसीज, जिसके कंसिक्वेंस में क्या होगा, जिसके रिजल्ट में लोअर स्ट्रेटा में जो प्लांट्स है, नीचे की तरफ जो प्लांट्स है, उन तक कम सनलाइट पहुंच पाएगी और वो शैडो टॉलरेंट स्पीसीज बन जाते हैं विद पुअर ग्रोथ ऑफ हर्बेसियस लेयर। तो ये ओपन एंड क्लोज कैनोपी होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फिजियोनमी। फिजियोनमी क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस होती है किसी भी कम्युनिटी की। एंड डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज आर डिफरेंट इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस। हर एक बायोटिक कम्युनिटी अलग अलग टाइप की नजर आती है उनको बाहर से देखने पर। एग्जाम्पल के लिए एक फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर हाई फिजियोनमी पाई जाती है, यानी उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ज्यादा दिखाई देती है। एंड इज डोमिनेटेड बाय सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज, क्योंकि ये ट्रीज से यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं जिसके वजह से यहाँ पे अलग अच्छे से स्ट्रेटिफिकेशन भी पाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई फिजियोनोमी होती है इस कंडीशन के अंदर। और अगर हम बात करें ग्रासलैंड कम्युनिटी की, तो इसके अंदर लो फिजियोनोमी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे सम ग्रास टाइप ही डोमिनेट करती है। तो इस वजह से यहाँ पे लो फिजियोनोमी पाई जाएंगी। फिजियोनोमी दो करेक्टर के ऊपर बेस करती है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि कौन सी स्पीसीज डोमिनेट कर रही है, ठीक है। एक तो यहाँ पे डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ वेजिटेशन क्या है। सेकंड यहाँ पे वर्टिकल लेयरिंग कैसी है, स्ट्रेटिफिकेशन कैसी है। जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रीज पाए जा रहे हैं तो अच्छे से वहां पे स्ट्रेटा यानी कि लेयर्स पाई जाएंगी जिसकी वजह से उस कम्युनिटी की फिजियोनोमी क्या होगी, वो हाई होगी। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे एक ग्रासलैंड कम्युनिटी की, इसके अंदर ग्रासेस ही क्या होती है, मोस्टली डोमिनेट करती है जिसकी वजह से यहाँ पे लो फिजियोनमी पाई जाती है क्योंकि उसको बिल्कुल वो एक सरफेस पे एक जैसे ही नजर आती है, उनके अंदर कोई ज्यादा वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं पाई जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फिजियोनमी डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है, टाइम रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स आर टर्म एज इट्स फिनोलॉजी। यानी कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है लाइफ हिस्ट्री के अंदर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ट्रीज की बात करें, इसके अंदर ये पहले लीव्स आए, देन लीव्स क्या हो गए, लीव्स थोड़े से यहाँ पे और ज्यादा ग्रीन हुए, मेच्योर हुए, फिर यहाँ पे लीफ फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो गई एंड यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे फॉल ऑफ हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये टाइम के साथ हुई है, ठीक है। एक टाइम पे जो सीजन आएंगे इनके, उन टाइम के साथ हुई है और इसी को फिनोलॉजी बोला जाता है कि टाइम रिलेशन होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ। अब ये जो है ये इंक्लूड करता है सम पीरियोडिक फिनोमिना, ठीक है। टाइम इवेंट्स जो है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस जो चल रहे हैं यहाँ पे पीरियोडिक फिनोमिना जो है ये इंक्लूड किया जाता है। पीरियोडिक फिनोमिना क्या हो सकता है, सीड जर्मिनेशन हो सकते हैं, लीफ फॉल हो सकते हैं, अपीयरेंस ऑफ लीफ हो सकते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड फॉर्मेशन और इनका डिस्पर्सल। तो ये सभी क्या है, पीरियोडिक फिनोमिना है, यानी कि ये टाइम टू टाइम होते हैं। ये कुछ यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो कि पीरियोडिक फिनोमिना शो करती है, जो कि टाइम टू टाइम होती है, विच अकर एट some regular intervals of the year in the plant life cycle।
प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर सर्टेन इंटरवल्स के ऊपर ये पीरियोडिक फिनोमिना चलते रहते हैं। A study of date and time of these events is phrenology। तो ये जो है एक डेट एंड टाइम की स्टडी ही इन पीरियोडिक फिनोमिना, पीरियोडिक इवेंट्स के विद रिलेशन, इसको ही फिनोलॉजी बोला जाता है। द फिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मे डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब फिनोलॉजी क्या हो सकती है, अलग अलग स्पीसीज के अंदर डिफर कर सकती है, क्योंकि किसी के अंदर जो फिनोमिना है, पीरियोडिक फिनोमिना है, वो कभी होता है, किसी के अंदर कभी होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकती है फिनोलॉजी, डिफरेंट स्पीसीज की डिफर कर सकती है, एंड वी मे फाइंड अ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी। अब किसी टाइम पे किसी प्लांट्स के फ्लावर चल रहे हैं, किसी टाइम पे किसी नेक्स्ट इवेंट में उसके फ्रूटिंग चल रही है, तो यहाँ पे कंपोजिशन क्या हो गई है, उस कम्युनिटी की अंदर अंदर चेंज हो गई है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईयर दिस फिनोमिना इज नोन एज एक्सपेक्शन, और इसको ही एक्सपेक्शन बोलते हैं, यानी कि जो एक्सपेक्ट है यहाँ पे कम्युनिटी का, वो डिफरेंट टाइम इवेंट्स के अंदर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अ कम्युनिटी रिलेटेड टू अर्ली स्प्रिंग। अब डिफरेंट स्पीसीज है कम्युनिटी की जो कि अलग अलग सीजन से बिलोंग करती है। वैसे तो वो 4 सीजन्स होते हैं, अगर हम इसमें अर्ली एंड लेट ऐड कर दे तो यहाँ पे 6 सीजन्स होंगे। तो 6 सीजन में यहाँ पे क्या होगा, एक होगा अर्ली स्प्रिंग। अर्ली स्प्रिंग वाले को यहाँ पे बोला जाता है प्री वर्नल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग को वर्नल बोला जाएगा। जो समर स्पीसीज होंगी उनको एस्टाइवल बोला जाएगा। जो ऑटम स्पीसीज होगी इनको सीरोटिनल बोला जाएगा, एंड जो विंटर स्पीसीज होगी इनको हाइबरनल बोला जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली डोरमेंट कंडीशन चलती रहती है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है कम्युनिटी की, वो अलग अलग सीजन से रिलेट करती हैं। इसके अकॉर्डिंग ही इनको प्री वर्नल, वर्नल, एस्टिवल, सीरोटिनल एंड हाइबरनल बोला जाता है। Phrenological studies tell us about the competition and association among various population about their original habitat and seasonal requirement of the community। इसके अलावा ये जो फिनोलॉजिकल स्टडीज है वो हमें ये भी बताती है कि यहाँ पे इन स्पीसीज के बीच में क्या कंपटीशन चल रहा है, कि इनके बीच में कितना कंपटीशन चल रहा है, क्या इनके बीच में एसोसिएशन है पॉपुलेशंस के बीच में, वेरियस पॉपुलेशंस के बीच में। इसके अलावा जो इनका ओरिजिनल हैबिटेट है एंड इनका जो सीजनल रिक्वायरमेंट है उस कम्युनिटी के अंदर, ये भी इस फिनोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है यहाँ पे वाइटलिटी एंड विगर। वाइटलिटी एंड विगर क्या होगा, इट टेल अस अबाउट द जनरल कंडीशन ऑफ द प्लांट एंड इट्स कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। कि यहाँ पे जनरल कंडीशन क्या है प्लांट की एंड इसकी क्या कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने की, इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाइटलिटी एंड विगर होगा, यानी कि इसके अंदर कितनी यहाँ पे ताकत पाई जा रही है, कितना वो वाइबल है। विगर डिनोट्स द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। ठीक है, विगर क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये कितना शक्तिशाली है कोई प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये डिनोट करता है कि स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, उस लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस होगी प्लांट की, कभी इसके लीव्स आएंगे, कभी इसके फ्लावर्स आएंगे, देन फ्रूट्स आएंगे, सीड्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हेल्थ की स्टेट क्या है डिफरेंट स्पेसिस के अंदर, तो ये विगर होता है। These are determined by the growth of roots, stem, foliage, flower, fruit, seeds, growth, renewal, degree of disease resistance। और ये विगर जो है हमें किसी भी प्लांट का या फिर इस प्लांट पॉपुलेशन का कैसे, या फिर प्लांट कम्युनिटी का कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी यहाँ पे शक्ति है, कितनी यहाँ पे ताकत है। तो वो हमें पता चलती है उसकी रूट्स देखने पर। जैसे कि कुछ प्लांट्स, अब हम अपने नियर बाय भी देखते हैं, कुछ प्लांट्स के जो लीव्स है वो येलोइश हो जाते हैं, कुछ जो है रूट्स जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर फ्रूट्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस कम्युनिटी या फिर उस प्लांट के विगर की ताकत को, कि उसकी रूट की ग्रोथ कैसी है, स्टेम की ग्रोथ कैसी है, उसका फोलिएज कैसा है, उसके जो लीव्स है वो कैसे हैं, उसके फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, सीड्स कैसे हैं, उसका ग्रोथ रिन्यूअल कितना है, और डिग्री ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस कितना है, कि कितना डिग्री वो क्या कर सकती है, किसी भी डिजीज को रजिस्ट कर सकती है। तो ये सभी वाइटलिटी एंड विगर के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी क्या होगी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग सोशल होता है, सोशियबिलिटी शो करता है, वैसे प्लांट भी सोशियबिलिटी शो करते हैं कि उनको कितने डिस्टेंस पे ग्रो करना है।
तो इट रिप्रेजेंट द प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मीन्स उनके नियर बाई ऑफ प्लांट्स टू वन अनदर, कि एक प्लांट के नियर बाई कौन सा दूसरा प्लांट होगा यहाँ पे, या फिर कितने नियर बाई होगा, कितनी प्रॉक्सिमिटी में होगा, तो ये सोशबिलिटी होती है। द प्लांट्स में इधर ग्रो सिंगली और इन क्लम्स और इन ग्रुप्स, प्लांट सिंगली भी ग्रो कर सकते हैं, क्लम्स में भी ग्रो कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी ग्रो कर सकते हैं। दिस फीचर डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट कंडीशन। अब वहां पे हैबिटेट कंडीशन क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड करती है सोशबिलिटी। लाइफ फॉर्म्स कौन सी पाई जा रही है, लाइफ फॉर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पे विगर क्या है, कंपटीशन कितना पाया जा रहा है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है वहां पे। तो ये सोशबिलिटी इन सभी फैक्टर्स के ऊपर, इन सभी फीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सम प्लांट ग्रो बेटर इन प्रोक्सिमिटी ऑफ अदर, कुछ प्लांट्स जो है वो नियर बाय बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो है अदर्स बिकम फीबल बाय सच एसोसिएशन। लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ और प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किया, इस प्लांट ने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज किए, ये भी एक अलग से इनका मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से दूसरा प्लांट क्या होगा, फीबल हो गया, कमजोर हो गया, तो वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये सोशबिलिटी होती है किसी भी कम्युनिटी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 1932 के अंदर ब्राउन एंड ब्लैंकेट ने 5 क्लासेस सोशबिलिटी बेसिस के ऊपर प्लांट्स की रिकॉग्नाइज की थी। सबसे फर्स्ट आता है S1 प्लांट। S1 प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि जिनकी सूट्स जो है वो सिंगली ग्रो करती है, वो सिंगली ग्रो कर रहे हैं। S2 प्लांट जो है वो स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, ये एक ग्रुप के अंदर यहाँ पे ग्रो करेंगे। S3 प्लांट्स कैसे कौन से होते हैं, जो क्या करेंगे, स्मॉल स्कैटर्ड पैचेस के अंदर ग्रो करेंगे। इसके बाद S4 प्लांट जो है ये लार्ज पैचेस के अंदर ग्रो करेंगे। इसके बाद S5 प्लांट जो है ये ग्रोइंग इन वेरी लार्ज ग्रुप नियरली प्योर पॉपुलेशन कवरिंग अ लार्ज एरिया। तो यहाँ पे एक ही प्लांट की जो पूरी पॉपुलेशन है ये पूरे एक लार्ज एरिया को कवर करती है। तो इस वे में यहाँ पे क्या है, ये 5 टाइप की सोशबिलिटी प्लांट शो करती हैं। या तो सिंगली ग्रो कर सकते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में ग्रो कर सकते हैं, सैटर्ड पैचेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं, या तो वो लार्ज पैचेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं, या फिर वो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है एक पूरे बड़े एरिया को कवर कर सकती है। तो ये अलग अलग टाइप की सोशबिलिटी प्लांट शो करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर प्लांट जो है, एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी फॉर फूड, स्पेस एंड एनर्जी। फूड के लिए, स्पेस के लिए, एनर्जी के लिए वो क्या होते हैं, डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट जो है कम्युनिटी के। बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। तो उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन चलती रहती है। और ये फूड, स्पेस एंड एनर्जी के लिए चलती रहती है। वेरियस वेज ऑफ इंटरेक्शन, अब ये इंटरेक्शन ऐसी भी हो सकती है कि कंपटीशन करें आपस में, पैरासिटिज्म करें, ठीक है, एक दूसरे एक प्लांट है या फिर एक एनिमल है, उसके ऊपर दूसरा जो प्लांट है या फिर एनिमल है वो ग्रो कर रहा है। म्यूचुअलिज्म शो कर सकते हैं कि साथ साथ में वहां पे ये ग्रो करे, या फिर ये सैप्रोफिटिज्म शो कर सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करे। तो ये अलग अलग वेरियस वेज होते हैं इंटरेक्शंस के। इंटरेक्शन का जो पार्ट है वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म जो है ये जनरल अपीयरेंस होती है प्लांट्स की बेस्ड ऑन देयर शेप, साइज, क्राउन, ब्रांचिंग पैटर्न, लाइफ स्पैन एंड पोजिशन ऑफ रिन्यूएबल बर्ड्स और ऑर्गन एक्सेट्रा। तो ये लाइफ फॉर्म होती है, क्या होती है, जनरल अपीयरेंस होती है प्लांट्स की। किसके बेसिस पे, उनकी शेप क्या है, साइज क्या है, उनका क्राउन कितना है, फोलियस कितना है, ब्रांचिंग पैटर्न उनके कैसे हैं, लाइफ स्पैन कितना है, एंड पोजीशन ऑफ द रिन्यूएबल बर्ड्स या फिर ऑर्गन्स ये कितना है। तो ये इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होते हैं, इनकी जनरल अपीयरेंस लाइफ फॉर्म्स कहलाती है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे 4 मेन क्लासेस डिवाइड की गई है वेजिटेशन की, ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे है ये। तो ये मेगा थम्स हो सकते हैं, मेगा थम्स, मेगा मीन्स बड़ा, थम्स मीन्स टेम्परेचर, यानी कि ये ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं या फिर इनको रिक्वायर्ड होता है। तो प्लांट रिक्वायर हाई टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे साल इनको क्या चाहिए होता है, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें डेजर्ट्स की। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है मीजोथर्म। मीजो मीन्स मीडियम टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होगा। तो ये कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड इन अ टाइम। दे फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये पाए जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है माइक्रोथम्स। माइक्रो मीन्स बिल्कुल स्मॉल, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होती है। तो प्लांट ग्रो विच कैन ग्रो वेल ओनली अंडर लो टेम्परेचर। सिर्फ ये क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर के अंदर ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दे आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स, ये टेम्परेट रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आता है हेकिस्टोथम्स। हेकिस्टोथम्स जो है वो कांस्टेंट लो टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि एल्पाइन और आर्कटिक रीजन्स के अंदर प्लांट जो पाए जाते हैं उनको हेकिस्टोथम्स बोला जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वेजिटेशन के 4 मेन क्लासेस है। तो यहाँ पे हमने एनालिटिकल कैरेक्टर्स के अंदर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, दैट इज फ्लोरेस्टिक कंपोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन, फिजियोनमी, फिनोलॉजी, वाइटलिटी एंड विगर, सोशियबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड लाइफ फॉर्म्स। तो इन सभी कैरेक्टर्स को क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हम देख सकते हैं इनको। सेकेंड यहाँ पे आता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं। जैसे मेजर करने के लिए हम मेथड यूज कर सकते हैं डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस एंड कवर। तो ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर आता है डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व कितना है, कितना यहाँ पे डेंस प्लांट्स या फिर उस कम्युनिटी के अंदर एनिमल्स या फिर पॉपुलेशन पाई जा रही है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया के अंदर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्लांट्स या फिर नंबर ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं वो डेंसिटी कहलाता है। यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरिया में बी मीटर, एकड़ और हेक्टेयर। मेजर करने के लिए, एरिया को मेजर करने के लिए यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मीटर, एकड़ और हेक्टेयर ये हो सकती है। द फैक्टर्स विच कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, ये हम डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं या फिर रेगुलेट करके रखते हैं। ऐसे फैक्टर्स डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को, उनको डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स बोला जाता है, जो कि डेंसिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए, तो उनको डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स बोला जाता है। डेंसिटी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ कंपटीशन इन अ कम्युनिटी। इसके अलावा डेंसिटी ये भी इंडिकेट करती है कि डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो डिग्री ऑफ कंपटीशन भी डेंसिटी इंडिकेट करती है। It is also useful in study the relative importance of each species in a community। and एक दूसरे के साथ हर species की क्या importance है, relative importance है उनके relation में, ये भी इसके लिए भी density जो है useful मानी जाती है स्टडी करने के लिए। डेंसिटी को स्टडी करने के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन द सैम्पलिंग यूनिट। हमने जो सैम्पलिंग यूनिट ली है, यूनिट एरिया लिया है, एकड़ के अंदर लिया है, हेक्टेयर के अंदर लिया है, उस सैम्पलिंग यूनिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस स्पीसीज के कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडी कितनी की है। तो इससे हम डेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी जो है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेशन में हम कैसे काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट, तो यहाँ पे क्या लिया है, ऑल सैम्पलिंग यूनिट लिया पहले तो, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल द स्पीसीज इन द सैम्पलिंग यूनिट एंड उस स्पीसीज के कितने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं उनको यहाँ पे लिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बात की थी इन कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मेजर द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ अ स्पीसीज इन एन एरिया एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अकरेंस। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्पर्सन क्या है एक स्पीसीज का एक एरिया के अंदर, तो इसको परसेंटेज के अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होगी, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच स्पीसीज अकर। ठीक है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट क्या है स्पीसीज जहाँ पे अकर हुई है एंड टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडी की गई है, इनको 100 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पीसीज एंड टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल स्पीसीज, उस कम्युनिटी के अंदर या फिर उस एरिया के अंदर टोटल फ्रीक्वेंसी सारी स्पीसीज की
जो है वो प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी लेंगे एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद थर्ड यहाँ पे आता है अबंडेंस। अबंडेंस क्या होगा? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एन एनी स्पीसीज पर सैम्पलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज पर सैम्पलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस। तो ये अबंडेंस होगी। अबंडेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन द ऑल द सैम्पलिंग यूनिट, की सारे सैम्पलिंग यूनिट के अंदर हमने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिए एक स्पीसीज के, एंड टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच द स्पीसीज अकर, एंड जिस टोटल नंबर ऑफ हमने फिर सैम्पलिंग यूनिट ली जिसके अंदर वो स्पीसीज पाई जा रही है, तो इससे हम उस जगह की या फिर उस एरिया की अबंडेंस काउंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कवर। कवर क्या होगा? इट रिप्रेजेंट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय फोलिएज। जैसे किसी प्लांट के लीव्स हैं एंड लीव्स आकर, फोलिएज आकर, या फिर स्टेम हो गई, या फिर इनफ्लोरेसेंस होगी, फ्लावर्स हो गए, वो कितना एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको बोला जाता है कवर। स्टडी एट कैनोपी लेवल। तो इसको ऐसे कैनोपी लेवल पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? ये ऐसे जैसे कि ये इतना एरिया जो है ये कवर कर रहे हैं, एज सीन फ्रॉम अबाउ। इसको हम ऊपर से देखते हैं और ये देखते हैं कि कितना एरिया कवर करते हैं। तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये यहाँ पे नैरो नजर आएगा, लेकिन बेस से हमें ब्रॉड नजर आएगा। तो हम ये बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना एरिया जो है ये कवर कर रहा है यहाँ पे। ईच स्पीसीज ऑफ स्ट्रेटम, यानी कि हर एक लेयर की जो स्पीसीज है उसको सेपरेटली कंसीडर यहाँ पे किया जाता है। इट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इसको भी परसेंटेज की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हर्बेस कवर भी बोला जाता है, कितना यहाँ पे हर्बेसियस जो या फिर हब्स हैं वो कवर कर रही है, या फिर कितना ग्रीनरी यहाँ पे कवर कर रही है, तो उसको कवर ही बोला जाता है। The cover measured in terms of ground actually penetrated by stem is known as basal area. And ये जो cover है, ठीक है, ये जो कवर है ये मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड, क्योंकि जैसे हमने बात की कि यहाँ पे ये कैनोपी पाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इतना एरिया इसने ग्राउंड लेवल के ऊपर कवर किया है एक्चुअली। एंड पेनिट्रेटेड बाय स्टेम इज नोन एज बेसल एरिया। एंड जो एरिया यहाँ पे इसने यहाँ पे पेनिट्रेट किया है स्टेम से, इसको बोला जाएगा बेसल एरिया। It is measured by taking the diameter of stem 1.5 meter above the ground or at the ground level of some species. इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं कवर को, कि हमने क्या किया, स्टेम का डायमीटर लिया अबाउ 1.5 मीटर, या फिर हम टोटली ग्राउंड लेवल से भी इसको ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बेसल एरिया इज द इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस। एंड बेसल एरिया क्या है? एक इंडेक्स होता है डोमिनेंस का ही, कितना वहां पे डोमिनेंस पाया जा रहा है। हायर द बेसल एरिया ग्रेटर द डोमिनेंस ऑफ दैट स्पीसीज, कि जितना ज्यादा उस स्पीसीज का बेसल एरिया पाया जा रहा है, यानी कि वो स्पीसीज ज्यादा है वहां पे, यानी कि उस स्पीसीज की डोमिनेंस है वहां पे। द बेसल एरिया आर मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी गिव्स द बेसल कवर ऑफ अ स्पीसीज पर स्क्वायर यूनिट। एंड अगर बेसल एरिया को डेंसिटी से, ठीक है, बेसल एरिया को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बेसल कवर गिव राइज करेगा उस स्पीसीज का पर स्क्वायर यूनिट। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि रिलेटिव डोमिनेंस जो है टोटल बेसल एरिया ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट, सभी सैम्पलिंग यूनिट के अंदर टोटल बेसल एरिया लिया स्पीसीज का, एंड टोटल बेसल एरिया ऑफ ऑल स्पीसीज इन द ऑल सैम्पलिंग यूनिट, एंड सभी सैम्पलिंग यूनिट के अंदर टोटल बेसल एरिया लिया यहाँ पे सभी स्पीसीज का, ऑल द स्पीसीज का, यहाँ पे एक स्पीसीज का लिया यहाँ पे ऑल द स्पीसीज का, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिलेटिव डोमिनेंस हम काउंट कर सकते हैं। इससे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेसल एरिया से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस एंड कवर के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सिंथेटिक कैरेक्टर्स। तो सिंथेटिक कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, दिस आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड ऑल डिराइव्ड आफ्टर कंप्यूटिंग द डाटा ऑन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ये डायरेक्टली इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, एंड ये क्या किया जाता है, ये सिर्फ डिराइव किए जाते हैं। कब डिराइव किए जाते हैं? जब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का किसी भी कम्युनिटी के उनका डेटा तैयार कर लिया जाता है, उनके बेसिस पे इनको डिराइव किया जाता है। हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिफरेंट वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज। और ये क्या करता है कि डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट वेजिटेशन पाई जा रही है, उनको कंपेयर करने का काम करता है।
सिंथेटिक कैरेक्टर्स के अंदर सबसे फर्स्ट आता है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद विच अ स्पीसीज अकर्स एट सेवरल स्टैंड ऑफ द सेम टाइप ऑफ कम्युनिटी। ये हमें बताया जाए कि कितने एक्सटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी उस एक स्पीसीज की किसी कम्युनिटी के अंदर पाई जा रही है। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज एक स्पीसीज जो है वो इन 5 क्लासेस से बिलोंग कर सकती है। रेयर हो सकती है, रेयर के अंदर क्या है वो जो है अप टू 20% उसकी फ्रीक्वेंसी पाई जाएगी। सैल्डम प्रेजेंट हो सकती है कि वो 21 टू 40% पाई जाएगी। ऑफन प्रेजेंट हो सकती है 41 टू 60% एंड मोस्टली प्रेजेंट हो सकती है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 61 टू 80% पाई जा रही है। एंड कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट ये हो सकती है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 81 टू 100% पाई जा रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बता रहे हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी इस बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इनकी पाई जा रही है कि इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ये अलग अलग स्पीसीज पाई जा सकती है और इनको हम इन क्लासेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अलग अलग स्पीसीज को। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है? फेथफुलनेस ऑफ अ स्पीसीज टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज कॉल्ड फिडेलिटी। कि उस एक स्पीसीज का, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का या फिर एक स्पीसीज का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर क्या फेथफुलनेस है वो उसकी फिडेलिटी कहलाएगा। It is the degree of which a particular species is restricted in distribution of a particular kind of plant community। तो क्या होता है, कई प्लांट कम्युनिटीज के अंदर ऐसे टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं जो किसी और कम्युनिटी के अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो वो स्पीसीज क्या कर रही है, उस कम्युनिटी के लिए अपनी फिडेलिटी शो कर रही है कि वो उसी एरिया के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। ब्राउन एंड ब्लैंकेट ने 1951 के अंदर 5 फिडेलिटी क्लासेस रिकॉग्नाइज की थी। सबसे फर्स्ट आती है फिडेलिटी 1। इस क्लास के अंदर रेयर और एक्सीडेंटल इंट्रूडर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होती है सेकंड फिडेलिटी सेकंड, जिसके अंदर नो प्रेफरेंस होती है एंड ये यूनिफॉर्मली हर एक कम्युनिटी के अंदर पाई जा सकती है। फिडेलिटी 3 के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट इन सेवरल कम्युनिटीज बट प्रीडोमिनेंट इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी के अंदर क्या होगी, ये प्रीडोमिनेंट होंगी। फिडेलिटी 4 के अंदर प्रेफर वन कम्युनिटी बट मे बी फाउंड रेयरली इन अदर कम्युनिटीज। की प्रेफर तो वो एक ही कम्युनिटी को के अंदर करेगी लेकिन वो कुछ और कम्युनिटीज के अंदर भी कुछ उसके नंबर पाए जा सकते हैं। एंड फिडेलिटी 5 जो है, ये स्पीसीज विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी से उसके अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड होगी। तो ये 5 अलग अलग क्लासेस हैं यहाँ पे कि अलग अलग अकरेंस क्या है उन स्पीसीज की, कितना वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है डोमिनेंस। प्लांट स्पीसीज विच एक्सर्ट मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर नंबर, साइज, प्रोडक्शन और एनी अदर फीचर और कॉल्ड डोमिनेंट्स। जो भी प्लांट स्पीसीज एक किसी कम्युनिटी के अंदर अपना मेजर इन्फ्लुएंस शो करेंगे, वो नंबर के अंदर हो सकता है, साइज के अंदर हो सकता है, प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है या कोई और फीचर के अंदर हो सकता है, तो वो वहां की डोमिनेंट्स कहलाती है। एवरी कम्युनिटी इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय वन और मोर स्पीसीज। हर एक कम्युनिटी एक या एक से ज्यादा स्पीसीज से डोमिनेट की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि साल फॉरेस्ट है, ठीक है, साल फॉरेस्ट जो है ये डोमिनेट किया जाता है शोरिया रोबस्टा से। पाइन फॉरेस्ट में बी डोमिनेटेड बाय पाइनस स्पीसीज और एनी अदर पाइन। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर, अलग अलग फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग स्पीसीज डोमिनेंस शो कर रही है अपना। इन ग्रासलैंड कम्युनिटीज के अंदर ग्रासेस वो क्या होती है, डोमिनेंट स्पीसीज होती है। डोमिनेंट्स आर मैक्सिमम यूटिलाइजर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस इट टू देयर मैक्सिमम एक्सटेंट। एंड उस कम्युनिटी के अंदर डोमिनेंट्स क्या होंगे, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजर वहां पे होंगे, उस कम्युनिटी के मैक्सिमम यूटिलाइजर्स होंगे उस एनवायरनमेंट के, और मैक्सिमम वहां पे क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे मैक्सिमम एक्सटेंट तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है इकोटोन। इकोटोन की अगर हम बात करें तो इकोटोन के अंदर जोन ऑफ वेजिटेशन सेपरेटिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज। एक कम्युनिटी है फिर दूसरी कम्युनिटी है, ये सेपरेट जहां पे होती है इसको ही इकोटोन बोला जाता है। अगर हम इस पिक्चर की यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर ये लैंड इकोसिस्टम है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांजिशनल जोन है जहाँ पे क्या है, जैसे कि एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, टर्टल्स हैं, वो क्या है, वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट भी सर्वाइव करते हैं। तो ये एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है जिसको ही इकोटोन बोला जाता है। इसको एक ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्रांजिशन जोन भी बोला जाता है। एंड द बॉर्डर बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इन द ग्रासलैंड, द बैंक ऑफ द स्ट्रीम रनिंग थ्रू अ मीडो आर एग्जांपल्स ऑफ इकोटोन्स। ये सभी क्या है, एग्जांपल्स है इकोटोन के।
इसके बाद नेक्स्ट आता है एसोसिएशन इंडेक्स। एसोसिएशन इंडेक्स क्या होगा? टू स्पीसीज एंड कम्युनिटी में बी एसोसिएटेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली। वो पॉजिटिवली भी एक दूसरे से एसोसिएट कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, नेगेटिवली भी कर सकती है। इसी को उसका एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन को डिटरमाइन किया जा सकता है विद द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे कि एक स्पीसीज ए है, ठीक है, एक स्पीसीज ए है जिसके अंदर 60 सैंपलिंग यूनिट पाई जा रही है आउट ऑफ 100 में से। एक स्पीसीज बी है जिसके अंदर 40 सैंपलिंग यूनिट पाई जा रही है आउट ऑफ 100। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.6 होगी। एंड अगर बी की प्रोबेबिलिटी देखें तो 0.4 यहाँ पे होगी रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल यहाँ पे ले लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो हमने ए एंड बी स्पीसीज ली है जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6 एंड 0.4 आई है, तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.24 आ जाएगी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 0.24 आ जाएगी। दिस शोज इट if the two species occur in 24% सैम्पलिंग यूनिट टुगेदर। तो ये यहाँ पे एक कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी का एग्जांपल हमने लिया है, तो इसके अंदर अगर स्पीसीज ये 24% यहाँ पे क्या कर रही है, स्पीसीज अकर हो रही है एक दूसरे के साथ टुगेदर, दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अगर इससे कम आता है तो ये नेगेटिवली एसोसिएटेड होंगी। The degree of their coexistence is called association index। एसोसिएशन देख लिया, एंड ये जो को एग्जिस्टेंस की डिग्री है कि इतना वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर पाती है, इसको एसोसिएशन इंडेक्स बोला जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज द रेशो ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन विच द टू स्पीसीज अकर। एंड ये रिप्रेजेंट करती है कि रेशो ऑफ सैंपलिंग यूनिट क्या है जिसके अंदर ये दो स्पीसीज अकर कर रही है, कितने नंबर यहाँ पे पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ए स्पीसीज जो है उसकी 60 सैंपलिंग यूनिट है, बी स्पीसीज की यहाँ पे 80 सैंपलिंग यूनिट पाई जा रही है। देन एसोसिएशन इंडेक्स जो है ए का क्या होगा? ए का एसोसिएशन इंडेक्स होगा 60/80, यानी कि जो यहाँ पे ए है इसके बाई में हम बी कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.75। ऐसे ही अगर हमें बी का निकालना हो तो हम बी का भी एसोसिएशन इंडेक्स निकाल सकते हैं 80/60 करके। इसके बाद इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी आता है नेक्स्ट एसोसिएशन इंडेक्स के बाद। दिस इज द मेजर ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज। वहां पे हमने देखा था कि एसोसिएशन क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सिमिलरिटी क्या है दो कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, दो स्पीसीज नहीं, दो कम्युनिटीज के बीच में। If the two communities may look alike in their physiognomy, similar dominance, but due to interspecific association, they may will never be exactly alike। हमने ये भी डिस्कस किया था कि दो कम्युनिटीज जो है वो उनकी फिजियोनॉमी सेम हो सकती है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस सेम हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर मे बी सेम काइंड के ट्रीज जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक एसोसिएशन है, इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन है, दो स्पीसीज के बीच में जो एसोसिएशन है वो कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा वहां पे। To compare such communities which resemble in their general outlook, the index of similarity जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। S is equal to 2 into C and A plus B। तो यहाँ पे हमने दो कम्युनिटीज की बात की है, एक A कम्युनिटी है, एक B कम्युनिटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे S सिमिलरिटी इंडेक्स हो गया, C यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन स्पीसीज है कम्युनिटी A एंड B के अंदर। A है नंबर ऑफ स्पीसीज इन द कम्युनिटी A एंड B है नंबर ऑफ स्पीसीज इन द कम्युनिटी B। तो इसको हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज एक कम्युनिटी के अंदर A जो है यहाँ पे 25 दी हुई है, B 35 दी हुई है। सपोज दिस स्पीसीज एंड 15 इसके अंदर कॉमन स्पीसीज पाई जा रही है टू ए, बोथ A एंड B। तो इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 into C हो जाएगा। ठीक है, 2 into C यहाँ पे क्या होगा, 2 into 15 कॉमन स्पीसीज पाई जा रही है। इसके बाद 25 + 35 यहाँ पे पाई जा रही है। तो ये हम कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे इंडेक्स ऑफ डिसिमिलरिटी निकालना हो, आईडी निकालना हो, तो यहाँ पे 1 - S हम कर देंगे, यानी कि एक में से ये 0.5 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा आईडी। तो यहाँ पे हमने ये सभी कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, एनालिटिक कैरेक्टर्स एंड सिंथेटिक कैरेक्टर्स, जिसके अंदर हमने देखा क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। एंड सिंथेटिक कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी, फिडेलिटी, डोमिनेंस, इकोटोन, एसोसिएशन इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी एंड इंडेक्स ऑफ डिसिमिलरिटी। तो यहाँ पे ये कम्युनिटी कैरेक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।